नमस्कार। बिहार सिर्फ एक नक्शा नहीं है, बिहार एक अनुभव है। इस मिट्टी में बौद्ध का मौन भी है और जयप्रकाश नारायण की क्रांति का शोर भी है। लेकिन इन पिछले 30 सालों में हमने बिहार की राजनीति को ज्यादातर कुर्सी की लड़ाई की तरह देखा है। बिहार को समझने के लिए बहुत सारे किताबें लिखी गई, बहुत सारे भाषण दिए गए, लेकिन अगर सच पूछिए तो बिहार को समझने की सिर्फ एक ही चाबी है, और वो है यहाँ का आम आदमी। वह आदमी जो गांव की चौपाल पर चुपचाप बैठा है, वह आदमी जो सरकारी दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ते वक्त अपनी कमीज की सिलवटें ठीक करता है, क्योंकि उसे सिस्टम से डर लगता है। यह डर आज का नहीं है, यह डर सदियों की उस चुप्पी से बना है जिसे तोड़ने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन क्या वह सच में टूटी? आज का सवाल विज्ञापन की उन चमचमाती हेडलाइन से नहीं, सवाल उस मजदूर की है, उसकी सिसकियों की है, जिसका हक बोझ तले दब गया है। आइए इस बिहार के 35 सालों की अधूरी कहानी के पन्ने पलटते हैं। बिहार की राजनीति यहीं से शुरू होती है। एक दौर था जब बिहार में डर बहुत आम चीज थी। डर पुलिस का, डर उस दफ्तर का, डर ऊंची जाति का भी था। गांव का आदमी थाने में घुसते डरता था, कचहरी में बोलने से डरता था, क्योंकि उसे पता था यह सिस्टम उसके लिए नहीं बना है। पटना बहुत दूर था, सत्ता बहुत ऊंची थी। यह वही बिहार था जहां राजनीति ऊपर होती थी और जिंदगी नीचे होती थी। फिर आया 1990 का वो दौर। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, यह एक सामाजिक झटका था। मंडल कमीशन और उसके साथ एक दबी हुई आवाज का घटना था। लालू प्रसाद यादव इसी आवाज से निकले थे। उन्होंने अंग्रेजी में कोई भाषण नहीं दिया, बड़े सपने नहीं बेचे, उन्होंने कोई सिंगापुर मॉडल नहीं दिया, उन्होंने कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं लगाई। उन्होंने सिर्फ एक आवाज दी। उन्होंने हंसते हंसते कह दिया, अब तुम्हारी गिनती भी होगी। यह बात सड़क से पहले सीधे दिल में गई। क्या दलित, क्या पिछड़े और क्या अल्पसंख्यक। पहली बार सत्ता उनके भाषा में बोलने लगी थी। पहली बार उन्हें लगा कि सरकार उनका भी है। यही कारण था कि आरजेडी सिर्फ एक पार्टी नहीं बनी, वो एक भाव बन गई। लेकिन यह कहानी एक तरफा नहीं था। इस दौर में सिस्टम टूटने लगे, अपराध बढ़ने लगे, अफसरशाही ढीली पड़ी। जंगल राज यह एक शब्द नहीं था, वह डर का दूसरा रूप था। यही लालू यादव की युग की सबसे बड़ी विडंबना थी। इज्जत मिली, लेकिन व्यवस्था बिखर गई। समय रुका नहीं। लालू के दौर में पैदा हुए बच्चे अब बड़े होने लगे थे। यह वही बच्चे थे जिन्होंने बचपन में अपने घरों के भीतर पहली बार इज्जत की बात सुनी थी। उसके माँ बाप कहते थे, अब हमें कोई नीचा नहीं दिखाएगा। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हुए तो उनके सामने एक दूसरी सच्चाई खड़ी थी। उनके पास डिग्री थी, लेकिन नौकरी नहीं थी। उनके हाथ में किताब थी, लेकिन ऐसा स्कूल नहीं था जो उन्हें आगे की राह दिखा सके। घर में सम्मान था, लेकिन जेब खाली थी। राजनीति से उनकी उम्मीद धीरे धीरे बदलने लगी। अब वे यह नहीं पूछते कि हमारी बारी आएगी या नहीं। बिहार का यही युवा पहली बार शहरों की तरफ देखने लगा। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात। ट्रेनें भरने लगी। स्टेशन भीड़ से नहीं, खामोशी से भरने लगा। पलायन यह सिर्फ रोजगार का पलायन नहीं था, उस भरोसे का पलायन था जो बिहार में रहकर जिंदगी बनाई जा सकती थी। लेकिन अब बिहार को सड़क चाहिए थी ताकि वो बाजार पहुंच सके, बिजली चाहिए थी ताकि कारखाने चल सके, और स्कूल चाहिए था ताकि बच्चे घर से भागने के लिए मजबूर ना हो, अस्पताल चाहिए थे ताकि बीमारी कर्ज में न बदल जाए। यहीं से बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंचती है। यह मोड़ किसी नारे से नहीं आया, यह मोड़ घर के भीतर चुपचाप पैदा हुआ। जरूरत पैदा हुई ऐसी राजनीति की जो इज्जत को ढांचे से जोड़े, जो सम्मान के साथ रोजगार भी दे, और जो यह समझे कि बिहार अब सिर्फ पहचान नहीं, भविष्य मांग रहा है। फिर क्या था? बिहार में एंट्री होते ही नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार क्रांति लेकर नहीं आए, वह कोई धर्म या कोई नया विचारधारा लेकर नहीं आए। वह एक मैकेनिक की तरह है, एक ऐसे कारीगर की तरह जिसके सामने एक टूटा हुआ जर्जर जंग लगा हुआ था। बिहार नाम का एक इंजन पड़ा हुआ था। उन्होंने यह दावा नहीं किया कि इंजन नया बना देंगे, उन्होंने बस इतना कहा कि इसे चलने लायक बना देंगे। नीतीश ने सबसे पहले उस डर पर हाथ रखा जो बिहार की धड़कनों में कहीं गहराइयों तक बैठ चुका था। थाने जहां आदमी घुसने से कांपता था, वहां धूल झाड़ी गई, कानून की वर्दी वापस मिली, अदालतों में गवाह पहुंचने लगे, सजा की दर धीरे धीरे बढ़ने लगी। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह सिर्फ संकेत था कि सिस्टम फिर से सांस लेने लगा है। नीतीश बड़े भाषण नहीं दिए, बिहार को जोड़ा। सड़कों ने सिर्फ जमीन नहीं जोड़ी, उन्होंने गांव के आदमी को बाजार से जोड़ा।
अब फसल सिर्फ खेतों में नहीं थी, मंडियों तक पहुंचने लगी थी। बिजली जो कभी बिहार में अतिथि की तरह आती थी, अब वह रातें बदलने लगी थी। अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन वह स्थायी भी नहीं रहा। और फिर आई साइकिल। यह सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं था। बिहार के उबड़ खाबड़ सड़कों पर लड़कियां रंग बिरंगी साइकिल पर स्कूल जाती दिखी। वह सदियों पुराने पृथ्वी सत्ता के चेहरे पर एक खामोशी की चोट थी। वह नीतीश सरकार की सबसे सदी हुई सोशल इंजीनियरिंग थी। आधी आबादी बिना शोर किए नीतीश के साथ होली और राजनीति का हिस्सा बन गई। फिर आया शराबबंदी का फैसला। नीतीश ने इसे एक सामाजिक सुधार की तरह पेश किया, घरों की हिंसा को कम करने के लिए, औरतों को राहत देने के लिए। बट नियत पर शक करना मुश्किल है। लेकिन यही मैकेनिक की सीमाएं दिखने लगी। शराब बंद हुई, लेकिन एक समानांतरकाली व्यवस्था खुल गई। प्रशासन और पुलिस विकास से हटकर बोतलों के पीछे भागने लगे। बहस हुई, समाज हिला, लेकिन बदलाव कितना टिकाऊ रहा, इस पर एक राय नहीं बन पाई। यहीं से नीतीश की राजनीति एक गहरी उलझन में फंस गई। नीतीश सत्ता के बिना राजनीति सोच ही नहीं पाए। उन्हें लगा कि सुशासन तभी चलेगा जब कुर्सी हाथ में हो, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। पाला बदला गया, कभी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आरजेडी के साथ, तो कभी विकास के नाम पर बीजेपी के साथ। हर बार हालात का हवाला दिया गया, लेकिन जनता एक बात महसूस करने लगी, जो मैकेनिक सिस्टम ठीक करने आया था, अब वह खुद सिस्टम में फंसता जा रहा है। औजार बदलते रहे, लेकिन दिशा धुंधली होती गई। नीतीश कुमार ने बिहार को एक ढांचा दिया, गड्ढे भरे, डर कम किया, रास्ते खोले, लेकिन उस ढांचे में जो प्राण फूकने थे, रोजगार, बड़े उद्योग, उच्च शिक्षा, वहां मैकेनिक थक गया। बिहार गड्ढे से तो निकला, लेकिन तेज रफ्तार वाली पटरी पर नहीं चढ़ पाया। बिहार का युवा सड़क पर खड़ा है। सड़क अच्छी है, लेकिन वो पूछ रहा है, चलूं तो चलूं, लेकिन जाऊं कहाँ। इसी दौरान बीजेपी का असर बढ़ा। बीजेपी ने बिहार को देश की राजनीति से जोड़ा। राष्ट्रवाद, विकासवाद, डबल इंजन, यह बातें शहर के युवाओं में अच्छी लगने लगी, लेकिन गांव अब भी एक सवाल बचा, इस विकास में हम कहाँ हैं। बीजेपी बिहार में सत्ता तक पहुंची, लेकिन समाज तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाई। और इधर नीतीश के साथ तेजस्वी ने भी सत्ता का स्वाद चख लिया था, लेकिन तेजस्वी ने यह समझ लिया था कि सिर्फ अब जाति राजनीति नहीं चला सकती। तेजस्वी ने यह समझ लिया था कि राजनीति केवल जाति पर नहीं है। आज का युवा सीधी बात करता है। तेजस्वी ने रोजगार को मुद्दा बनाया, 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया। यह सिर्फ घोषणा नहीं थी, कुछ नौकरियां दी गई, और इसके साथ एक संकेत भी था कि आरजेडी बदल रही है, अब अतीत से निकलकर भविष्य की तरफ देख रही थी। इतने में 2025 का चुनाव आता है और बिहार की धूल भरी सड़कों पर प्रशांत किशोर दिखाई देते हैं। किसी रथ पर सवार होकर नहीं आए, ना किसी मंच पर तालियां बटोरते हुए आए। वो अपने पैरों पर चलते हुए पद यात्रा के जरिए सीधे गांव की चौपाल तक पहुंचे। प्रशांत किशोर एक सीधी बात रखते हैं। वह कहते हैं, 30 सालों में आपने अलग अलग चेहरों पर भरोसा किया, कभी इज्जत देने वालों पर, कभी सड़क बनाने वालों पर, लेकिन आज 3 दशकों के बाद भी बिहार शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आय में और रोजगार में हर पैमाने पर सबसे नीचे खड़ा है। प्रशांत किशोर की पद यात्रा बिहार की हवा में एक बेचैनी छोड़ती है। वह बताते हैं कैसे पलायन ने बिहार की कमर तोड़ दी, कैसे गांव खाली हो रहे हैं, कैसे युवा ट्रेन पकड़ रहे हैं। उनकी बात दिमाग को समझ में आती है, लेकिन यहाँ एक बुनियादी फर्क सामने आता है। सिर्फ बिहार की राजनीति सिर्फ दिमाग से नहीं चलती, यह दिल से चलती है। यहाँ वोट केवल विकास के आंकड़े देखकर नहीं दिए जाते, यहाँ अपनेपन का एहसास पर दिया जाता है। लालू यादव की आवाज में लोगों ने अपनी इज्जत देखी, नीतीश कुमार की एक योजना में लोगों ने अपनी रोजमर्रा की राहत देखी। प्रशांत किशोर के पास समाधान है, उनके पास आंकड़े हैं, लेकिन सवाल यह नहीं कि समाधान सही है या नहीं। सवाल यह है, क्या वह समाधान लोगों के जीवन से जुड़ पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर उस भरोसे को छू पाएंगे जो बिहार की राजनीति की सबसे गहरी नस है? और बात आती है उस दीवार की जिससे हर खिलाड़ी टकराया है, और वो दीवार है जाति। बिहार का आदमी जब घर से निकलता है तो वो डेटा पीछे छोड़ देता है। वो अपनी पहचान साथ लेकर चलता है। यह पहचान सदियों की चोट से बनी है, इसलिए आसानी से छूटती नहीं। प्रशांत किशोर बुद्धि की राजनीति करते हैं, लेकिन बिहार भरोसे की राजनीति करना चाहता है। वह भरोसा जो संकट के समय में अपने आदमी में दिखता है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि वह एक विकल्प बनेंगे, लेकिन बिहार विकल्प से ज्यादा अपनापन देखता है। यहाँ गरीब आदमी कागजों पर नहीं, चेहरों पर भरोसा करता है।
वह उस दर्द को समझने वालों को चुनता है जिसे ग्राफ में नहीं दिखाया जा सकता। यही प्रशांत किशोर की सबसे कठिन परीक्षा है। आज बिहार प्रशांत किशोर की बातें ध्यान से सुन रहा है, लेकिन वह एक कदम पीछे है। प्रशांत किशोर का रास्ता आसान नहीं है। उन्हें साबित करना होगा कि वह सिर्फ चुनावी गणित नहीं जानते, बल्कि कटिहार से लेकर कैमूर तक उस बिहार को भी महसूस करते हैं। अगर वह डेटा के साथ दर्द को जोड़ पाए, अगर वह दिमाग के साथ दिल भी जीत पाए, तो शायद बिहार उन नए रास्तों पर चले जिसका सपना वो अपनी पद यात्रा में दिखा रहे हैं। आज बिहार एक चौराहे पर खड़ा है। पीछे इज्जत की याद है, साथ में व्यवस्था का अनुभव है, आगे विकास का सपना है और बीच में परिवर्तन की बेचैनी। बिहार का वोटर अब जल्दी फैसला नहीं करता, क्योंकि उसने बहुत कुछ झेला है। जिस दिन बिहार का युवा मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाएगा, यह कहानी उस दिन पूरी होगी। अभी नहीं, यह कहानी अभी चल रही है। बाकी हम आप पर छोड़ते हैं। आप क्या महसूस करते हैं, हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।